जो ग्लैंड अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। और एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो ह्यूमन के अंदर कितनी होती हैं, 1 पेयर। अगर इसकी पोजीशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपनी जो दोनों किडनी होती हैं लेफ्ट और राइट, दोनों किडनी का जो एंटीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर केप लाइक स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेंगी, 1 पेयर एड्रिनल ग्लैंड आपको मिलेंगी। और किडनी के जो सुपीरियर पार्ट है वहाँ पर इसकी पोजिशन होने के कारण इनको नाम दिया गया है सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी इनको बोला जाएगा। अब अगर अपन इसकी शेप की बात करना चाहें तो शेप तो आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया कि केप लाइक क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है या शेप होती है। फिर अगर आप इसकी साइज़ पे जाओ तो इसकी साइज़ जो होती है वो स्मॉल होगी, यानी 3 से 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है लगभग इसकी लेंथ होती है। और 1 से 2 सेंटीमीटर तक लगभग आपको क्या मिलेगी, इसकी विड्थ आपको देखने को मिल सकती है। फिर अगर अपन बात करना चाहें बेटा इसके वेट की तो इसका वेट होता है 6 to 8 ग्राम तक क्या होता है, अपनी हर एक एड्रिनल ग्लैंड का क्या होगा, वेट होगा। तो ये तो इसके बारे में क्या है, कॉमन बातें हैं। फिर अपन देखें तो इसको जैसे अपनी किडनी को स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटर और आउटर स्पेस होता है इसको अपन जैसे पेरिफेरल पोर्शन को अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं और सेंट्रल पोर्शन को अपन मेडुला बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो ये केप लाइक स्ट्रक्चर में आपको इस तरह से क्या है ट्रायंगुलर शेप की जो एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। इसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं। और इसी के जो 2 पोर्शन है इनके अंदर जैसे ये आपको पेरिफेरल पार्ट दिख रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स से। और इसका इनर स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, बेटा मेडुला बोला जाएगा। तो कॉर्टेक्स और मेडुला है। अगर अपन इसका टीएस या सेक्शन निकाल के, ट्रांसफर सेक्शन निकाल के देखें तो इसके अंदर क्या होता है, आपको भी इस तरह से 3 रीजन आपको देखने को मिल सकते हैं। इन 3 रीजन के अंदर जैसे एक तो ये अपरमोस्ट लेयर हो गई और इसके बाद क्या होती है फिर लंबी लंबी यानी लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल फॉर्म में क्या मिलती हैं आपको, इस तरह से सेल्स वो प्रेजेंट मिलेंगी। और थर्ड जो नंबर पे होती हैं वो इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर के अंदर जिनका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता और इस तरह से क्या मिलती हैं, सेल्स वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह से अगर अपन कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है ये इतना इतना जिसको अपन क्या बोलने वाले हैं, कॉर्टेक्स है। और इसका जो मेडुलर वाला पोर्शन होता है वहाँ पर आपको इस तरह से हेक्सागोनल शेप की या पेंटागोनल शेप की क्या मिलती हैं, सेल्स वो आपको मिलेगी। तो ये जो नीचे वाला स्पेस है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, मेडुला, जो सेंटर में होगा। और इसके पेरिफेरल पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला की। तो इसके अंदर अगर आप जाना चाहो तो कॉर्टेक्स जो होता है इसने टोटल एड्रिनल ग्लैंड का 80 से क्या कर रखा है, 90% जो पार्ट होता है उसको कवर कर रखा है। और जो रिमेनिंग 10 to 20% पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। मीनिंग क्या है कि जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसके अंदर क्या है, इसकी जो इसने ज़्यादा एरिया को कवर कर रखा है, इसीलिए इसके अंदर जो सेल्स का टाइप है और फंक्शन होता है उसके बेस पर अपन क्या करते हैं, कॉर्टेक्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 तरह के मैं पार्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं बेटा कि इसका जो पेरिफेरल पार्ट है एक तो ये हो गया, फिर ये जो है दूसरे नंबर का है और ये क्या है इसके अंदर से है। तो ये सेंटर जो पोर्शन है उसको तो अपन मेडुला बोल सकते हैं। इसके बाहर जो आपको दिख रहा है मेडुला के बाहर वाला ये जो पोर्शन हो गया एक है, और इसके बाद ये कौन सा है, इसके अंदर दूसरे नंबर का पोर्शन है और ये क्या है, इसका तीसरे नंबर का पोर्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी 3 पोर्शन है ये कॉर्टेक्स के। अब इसके अंदर सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलेसा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जोना, इसको अपन बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको नाम दिया जाता है जोना रेटिकुलेटा या रेटिकुलम उसको बोला जाएगा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ग्लोमेरुलोसा का मतलब क्या है कि इसका आउटरमोस्ट जो लेयर होती है कॉर्टेक्स के अंदर भी, इसी के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरी का नंबर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है। और वो ग्लोमेरुलस की तरह क्या होती हैं, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका एक तरह से यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको अपन बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलेसा। और फिर आपको दिख रहा है कि मिडल पोर्शन है वहाँ पर फेसिकुली टाइप की या लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल शेप की लंबी लंबी आपको डिस्क लाइक सेल्स दिख रही हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा जोना फेसिकुलेटा। और सबसे इनरमोस्ट जो लेयर होती है वहाँ पर जो सेल्स होती हैं इनका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता, ये रेटिकुलम या नेटवर्क की तरह बिहेव करती हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है जोना रेटिकुलेटा। तो ये 3 पोर्शन है। और फिर आपको याद रखना है कि इन तीनों पोर्शंस के थ्रू क्या किया जाएगा, अलग अलग क्या सीक्रेट किए जाते हैं बेटा, हार्मोन सीक्रेट किए
जाएंगे। तो अगर अपन ये बात कर रहे हैं इसके कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स के अंदर 3 लेयर हो गई और तीनों लेयर के थ्रू 3 ही हार्मोन्स का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। तो फिर मैं इससे पहले आपको बताना चाहूँ कि इसके कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से जो 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ किए जा रहे हैं, वो तीनों टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्चुअल में है कौन से, स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। याद रखें वो हार्मोन कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन होंगे। और इन्हीं स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे क्या है, इसका फॉर्मेशन होगा। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसी से क्या बनते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन बनेंगे। इसीलिए अपने कॉर्टिकल रीजन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड का, वहाँ से जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, एक वर्ड नाम दिया जाता है जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोइड्स बोला जाएगा। यानी ये एक तरह के कॉर्टिकोइड्स आपको दिख रहा है। कॉर्टी का मीनिंग है ये कोलेस्ट्रॉल से का डेरिवेटिव्स हैं, कोलेस्ट्रॉल से इनका फॉर्मेशन होगा और एक तरह के स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो इनको कॉर्टिकोइड्स बोला जाएगा। तो इसी तरह से अगर अपन बात करें इसके आउटरमोस्ट या ग्लोमेरुलसा जो लेयर है उससे रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड। अब कॉर्टिकोइड क्यों लगा रही हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मिनरेलोकॉर्टिकोइड है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो कॉर्टिकोइड या स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, वाटर है और मिनरल्स है, इनको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो जोना फेसिकुलेटा जो आ रही है, मिडल लेयर है जिसके अंदर फेसिकुली लाइक आपको सेल्स दिख रही हैं, इस पार्ट के थ्रू जो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड बोला जाएगा। और ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब के मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करेगा, तो इनको ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन बोला जाएगा। फिर इसी का जो इनरमोस्ट लेयर है जिसको जोना रेटिकुलेटा अपन बोल रहे हैं, यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, या तो उसको सेक्स हार्मोन बोला जाएगा या उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स भी अपन बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको याद हो गया होगा कि तीनों जो रीजन है उनसे अलग अलग हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जबकि जो मेडुला वाला पोर्शन होगा इसको अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, जिसे अलग ही 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं बेटा, जिनको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है वो बोला जाएगा। तो चलिए अपन पहले बात करते हैं, एक एक हार्मोन्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होने वाला जो हार्मोन है उसी पे अपनाएंगे बेटा, जिसका नाम क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकोइड। तो नाम से ही आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, मिनरेलो मतलब मिनरल्स, जो मिनरल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो भी मेन कौन कौन से हैं कि एक तो सोडियम, मिनरल्स के अंदर सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है और साथ में जो पोटेशियम आयन है और वाटर है। ये जितने भी आपको आयन्स मिल रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयन और साथ में वाटर जो है, इन तीनों का जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो इनकी अमाउंट होती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। यानी मिनरल्स के जितने भी आयन हैं उसकी अमाउंट को रेगुलेट करना मेन फंक्शन होता है इस मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन का। तो ये जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद करनी है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन बनने वाला है उसका नाम क्या है बेटा, एल्डोस्टेरोन होता है, जो बहुत बार पूछा जाता है। इसी एल्डोस्टेरोन हार्मोन को अपन मिनरेलोकॉर्टिकोइड हार्मोन बोलेंगे और ये बनता है ह्यूमन में। और फिर इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, ये क्या करेगा कि अपना जो यूरिन होता है, यूरिन के थ्रू, यूरिन के अंदर क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि यूरिन का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें 3 स्टेप अपन पढ़ते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है जो किसके अंदर होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं। रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब प्रॉक्सिमल ट्यूब होती है, हेनेले का लूप और डिस्टल ट्यूब होती है। उसके अंदर क्या है, यूरिन के अंदर जितने भी यूज़फुल अमाउंट में जितने भी पार्टिकल्स या आयंस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है एज ए मिनरेलोकॉर्टिकोइड की तरह ह्यूमन के अंदर बिहेव करके यूरिन के अंदर, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा सोडियम आयन और क्लोराइड आने होते हैं उनका तो रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी उसको तो अपन क्या कर लेंगे बेटा, रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे। और पोटेशियम आयन होते हैं उसको क्या करता है, ये एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो याद रखिए पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट करेगा और सोडियम और क्लोराइड आयन को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, ये एल्डोस्टेरोन
हार्मोन। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो अपनी बॉडी के अंदर जो पोटेशियम आयन को एलिमिनेट कर देगा और उसको क्या कर देगा, सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। इसके अलावा अगर अपन देखें तो कौन इनको अब्जॉर्ब करके किसके अंदर डाल दिया जाता है, अपना जो सलाइवा होता है, और सलाइवा के अलावा जो लीवर में बनने वाला बाइल जूस है, ये दोनों भी क्या करेंगे, सोडियम और क्लोराइड आयन है, इनको रीअब्जॉर्ब करेंगे और इसके थ्रू अपन रीअब्जॉर्ब करके ये क्या करते हैं, अपनी ब्लड प्रेशर को और इसके साथ ही जो मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन वगैरह होता है और नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपको पता है इन आयंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से ये जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये क्या करेगा, जो जितने भी मिनरल्स के आयन हैं उनको रेगुलेट करने में अपनी हेल्प करता है। हाँ तो बेटा चलिए सेकंड नंबर पे जो अपना हार्मोन है वो कौन सा है, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज़ कहाँ से हो रहा होता है, जो इसके अंदर अपना जो जोना फेसिकुलेटा वाला जो पोर्शन है वहाँ से क्या होगा, ये रिलीज होगा। और जोना फेसिकुलेटा वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स का, वहाँ से रिलीज होने वाला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अब आपको दूसरी चीज़, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में जैसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, वैसे ही ह्यूमन के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के रूप में मेन तो होता है बेटा कार्टिसोल। और इसके अलावा अगर आपको दो पूछें तो कार्टिसोल होगा और एक क्या होता है, इसके अंदर कार्टिसोन होता है। तो आपको एक कार्टिसोल है वही याद करना है, कार्टिसोल हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है। और इस हार्मोन के नाम से ही आपको पता चल रहा है बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी ग्लूकोज की जो अमाउंट होती है उसको ये क्या करेगा, रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है एज ए ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसके अलावा जो प्रोटीन है और प्रोटीन के अलावा जो फैट या लिपिड्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना इसका मेन फंक्शन होता है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और जितने भी होते हैं इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना मेन फंक्शन होता है किसका, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का। तो ये किस तरह से रेगुलेट करता है, यानी ये क्या करेगा, जो अपनी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन होता है, जो लीवर के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन होता है, उस ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। इसके अलावा दूसरा क्या होता है बेटा, कि जितने भी प्रोटीन के टूटने के बाद में जो एमिनो एसिड बनते हैं, उस एमिनो एसिड से भी क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। तो आपको दिख रहा है कि ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज प्रॉपरली बन सकता है, लेकिन एमिनो एसिड से ग्लूकोज का बनना एक नई स्ट्रक्चर है और इसको अपन क्या याद कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको बोला जाएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। इसके अलावा क्या होता है, यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन है जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूरियोजेनेसिस भी बोला जाएगा। तो ये जो तीन रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, ये मेन तो यूरियोजेनेसिस का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इन दोनों प्रोसेस को प्रमोट करने का काम करता है कौन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये क्या करेगा, यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है अपनी बॉडी के अंदर, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या करती है फिर बाद में अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाने में या एक्स्ट्रा एनर्जी डोनेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार कई एथलेटिक्स होते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए कार्टिसोल के इंजेक्शन होते हैं, वो अपना कोई भी एक प्रॉपर होता है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी गेम्स वगैरह में, तो एक्स्ट्रा अपना जो भी रिजल्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कार्टिसोल के इंजेक्शन वगैरह है वो ले लेते हैं, या स्टेरॉइड के इंजेक्शन जिनको अपन बोलते हैं उनको काम में लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये कैसे होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है सप्रेसिव, सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनहिबिट करना या रोक देना। इम्यूनो मतलब अपनी जो इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे, अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनते हैं, एंटीजन के अपोजिट जो एंटीबॉडी बनते हैं, तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको ये क्या कर देते हैं बेटा, इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट कर देना मतलब रोक देना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर कंटिन्यू कार्टिसोल के इंजेक्शन लिए जाते हैं तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, जिससे इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा
हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इसके अंदर कोई भी मान लो ऑर्गन का इम्प्लांटेशन वगैरह किया जाता है, यानी किडनी वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का अगर इम्प्लांटेशन करते हैं यानी डोनर से रिसेप्टेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से जस्ट पहले भी क्या करते हैं, इन्हें कार्टिसोल के क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ये कार्टिसोल के इंजेक्शन क्या करेंगे, ऑर्गन की जो इम्प्लांट किया गया है उसको यानी उसको क्या करेंगे, एडजस्ट होने की जो प्रोसेस है या जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। अगला अगर अपन देखें जाएँ तो ये क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है एक तरह से स्वेलिंग। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है उसके अपोजिट काम करेंगे, तो स्वेलिंग को क्या करेंगे, ये कम करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो है इसका ये स्वेलिंग को कम करते हैं। मतलब क्या है, स्वेलिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? अगर अपन बात करें तो ट्रेकिया के अंदर, अगर ट्रेकिया के अंदर स्वेलिंग होती है तो आपको पता है एक यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट करने के लिए भी मेनली किसको यूज़ में किया जाता है, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण स्वेलिंग को, ट्रेकिया की स्वेलिंग को डिक्रीज करके अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ लिए जाते हैं इसी स्टेरॉइड के हार्मोन्स के थ्रू। इसके अलावा क्या होता है, एक जो अपने जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आने से क्या होगा, अपनी जो बोन्स है वो आपस के अंदर फ्रिक्शन की रेट उनमें बढ़ जाती है और पेन होता है, और उस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलेंगे। तो आर्थराइटिस या जॉइंट पेन होता है उस पेशेंट को भी क्या दिए जाते हैं, कार्टिसोल के इंजेक्शन है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन याद रखिए, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाकर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव होगा, ऑर्गन इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण। और ये जो अस्थमा और आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनको भी इनको एज ए इंजेक्शन की तरह या टेबलेट्स की फॉर्म में इनको यूज़ में लिया जाता है। अब अपन चलते हैं बेटा थर्ड हार्मोन पे, और वो थर्ड हार्मोन कौन सा है, सेक्स हार्मोन, जिसको अपन एंड्रोजन हार्मोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो हार्मोन होता है, अभी मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर होती है जिसको अपन ने क्या बोला था, जो ना रेटिकुलेटा बोला था, उस रेटिकुलेटा से क्या होता है, ये सीक्रेट होगा। और ये जो हार्मोन होते हैं इसके अंदर मेन 3 हार्मोन होते हैं। तो एक तो होता है इसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन होगा, एक इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होगा, और तीसरा जो हार्मोन है वो कौन होता है, इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेजेंट होता है। और ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल के अंदर क्या करते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं या जो एक्सटर्नल सेकेंडरी कैरेक्टर है उनको क्या करेंगे, ये यानी एक्सपोज होने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उनके डेवलपमेंट में भी ये क्या करेंगे, हेल्प करने में हेल्प का काम करेंगे। तो इस तरह से मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये क्या है, अपना एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है। कई बार एक इसमें अलग से क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि अगर ये सेक्स हार्मोन जो है जोना रेटिकुलेटा से रिलीज हो रहा है, इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए, तो क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनके फेस पर और इस तरह से मेल के कैरेक्टर आ जाते हैं या दाढ़ी मूछें आ जाती हैं एक तरह से, और उस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं, वैसे तो आगे आएगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, यानी हिर्सुटिज्म बोला जाएगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो ये कई बार पूछ लेते हैं ये हिर्सुटिज्म क्या है। हाँ, तो चलिए बेटा अपन अब पढ़ते हैं। अभी अपन ने बात की है मेडुला के कॉर्टेक्स वाले रीजन से एक्सक्रीट होने वाले हार्मोन की। अब अपन बात करते हैं मेडुलर हार्मोन। तो मेडुलर हार्मोन जो होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन्स होते हैं एड्रिनल के मेडुला वाले पोर्शन से रिलीज होने वाले, इनका नंबर कितना होता है, तो 2 होता है। एक तो इसके अंदर होता है तो एड्रिनलिन हार्मोन होगा, तो याद रखिए एक तो कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन होगा, और दूसरा जो हार्मोन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर एड्रिनलिन बोला जाएगा। और इसी के कई बुक्स के अंदर क्या है, एक और नाम दिए हुए होते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एड्रेनलिन को अपन क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोला जाएगा, और उसी तरह से अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोल देते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन है वो बोल दिया जाएगा। अब ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करके इमरजेंसी के टाइम में क्या करते हैं, यानी अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। तो याद रखिए इमरजेंसी में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो कौन है, ये मेडुलर हार्मोन होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पोर्शन से रिलीज हो रहे हैं। ये 2 तरह के हैं, एक एड्रिनलिन हार्मोन है और दूसरा कौन सा है, नॉर एड्रिनलिन
हार्मोन होता है। तो ये किस तरह से काम करेंगे, यानी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन की, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, अपना जो यानी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, कौन सा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जबकि ये जो नॉर एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये बिल्कुल क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा और अपना जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो याद रखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करेगा। मतलब क्या है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये अपना जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसी के क्या है, एक्चुअल में ये दोनों पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट क्या करते हैं, ये काम करेंगे। कैसे करेंगे ये काम है कि एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो तो क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम आपकी बॉडी के हर एक जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के ही दोनों क्या हैं, पार्ट है। जैसे अपन बात करते हैं पहले एड्रेनलिन हार्मोन की, जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तो ये अपनी जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, यानी जो अनस्ट्रेड मसल्स होती हैं अपनी, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स की जो वाल के अंदर जो मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और साथ में क्या हो जाती हैं, आपकी जो हार्ट बीट होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और आपकी इसके साथ में क्या होगा, जो यानी जो डायलेशन हो जाता है किसके अंदर, आपका जो आई का पिपिल होता है उसके अंदर क्या होगा, डायलेशन होगा, डायलेशन इन आई पिपिल। तो ये जो 3 मेन फंक्शन हैं, जैसे ही आपको कोई गुस्सा आता है, कोई भी इमरजेंसी आती है तो जो जो चीज़ें आपके अंदर होती हैं वो आप लिख सकते हो। यानी आई पिपिल का डायलेशन हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन देखें तो स्वेटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा पसीना है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर एडवर्स कंडीशन होती हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ग्लाइकोजन है वो सारा का सारा किसके अंदर कन्वर्ट होने लगता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपकी बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आई का पिपिल डायलेट हो जाएगा, हार्ट बीट, बीपी, हर चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एड्रेनलिन हार्मोन स्टार्ट करता है आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वाल में प्रेजेंट जो अनस्ट्रेट मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा। तो इस तरह की इमरजेंसी के टाइम जितने भी आपकी बॉडी में सारे चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये एड्रेनलिन हार्मोन। अगर अपन बात करना चाहें नॉर एड्रेनलिन हार्मोन की, तो नॉर एड्रेनलिन होता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। यानी ये ऊपर वाली जो पोर्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितने भी फंक्शंस हुए हैं, इनके बिल्कुल क्या करेगा, ये अपोजिट काम करेगा। यानी इसका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, यानी कोई भी इमरजेंसी होती है उसके बाद में आपको वापस आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने में क्या करता है, ये हेल्प करेगा। कैसे? आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स की जो वाल के अंदर प्रेजेंट जितनी भी मसल्स होती हैं उन मसल्स को ये क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती हैं, जिससे आपका जो बीपी हाई हो चुका था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। इसके साथ में आपकी जो आई की जो प्यूपिल होती है जो डायलेट हो चुकी थी वो वापस क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्वेटिंग वगैरह बंद हो जाएगा और वापस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर आपके लीवर में स्टार या मसल्स के अंदर स्टोर है वो होने लग जाएगा। यानी इसके बिल्कुल नॉर एड्रेनेफ्रिन हार्मोन है वो आपकी बॉडी को जस्ट इमरजेंसी के बाद में आपकी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करने में या रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर इमरजेंसी के टाइम है ये दोनों ही रिलीज होते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ। इसीलिए अपनी बॉडी को यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्या डिसीजन लेना है इसके लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा, IQ ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ये जो एड्रेनल ग्लैंड होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, IQ ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, या इसको अपन क्या बोलते हैं, IQ के अलावा क्या बोला जाता है बेटा, इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इनको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इस ग्लैंड को। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि जो मिनरेलो कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला जो मिनरेलो कॉर्टिकोइड है उसके बाद में कई डिजीज आएंगे, उससे अपन पढ़ेंगे कि किस तरह से मिनरेलो कॉर्टिकोइड हार्मोन जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर एज एल्डोस्टेरोन काम करके अपनी बॉडी में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है, सोडियम पोटेशियम जो है इनके अमाउंट को रेगुलेट करके अपनी लाइफ को सेव करता है। इसीलिए अपन इसके उपनाम है बेटा ये कई, इनको अपन क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग जो ग्लैंड है वो भी इसको बोला जाता है। तो अगर आपको पूछे लाइफ सेविंग ग्लैंड तो भी आपको एड्रेनल बताना है, इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ पूछे तो भी आपको यही बताना है, IQ ऑफ लाइफ पूछे तो भी आपको इसी को क्या करना है, डिस्क्राइब भी करना है। अब देखिए इसके अंदर 3 वर्ड आते हैं बेटा, ये जो ग्लैंड होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड भी बोलते हैं।
इसके अलावा एक और वर्ड आएगा बेटा, इसको 4S ग्लैंड भी बोला जाएगा। ये क्यों बोलते हैं? तो देखिए इमरजेंसी के टाइम क्या है, आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो 3 तरह के काम होते हैं बेटा। एक तो या आप कोई भी इमरजेंसी आए तो आप उसका डर जाओ, फियर, और दूसरा क्या होता है बेटा, या आप उसके साथ में क्या है फाइट करो साथ में, या वहाँ से भाग जाना यानी फ्लाइट। तो फियर, फाइट और फ्लाइट ये तीनों फंक्शन जो है ये कौन से टाइम पर कौन सा आपको डिसीजन लेना है, ये आपके बेस्ड होता है किस पर, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन की अमाउंट के बेस पर। तो इसका मतलब क्या है, ये फियर, फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन है वो किसके कारण आती है, एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स के कारण। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, 3F ग्लैंड भी इसको बोला जाएगा। और इससे जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या मेडुलर हार्मोन्स को 3F हार्मोन भी अपन बोल सकते हैं। 4S का मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक S का तो मीनिंग है बेटा शुगर, दूसरा जो S है उसका मीनिंग है यहाँ पर साल्ट, तीसरा जो S है उसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस, और चौथा जो ये है इसके अंदर क्या है, सेक्स। तो शुगर है, साल्ट है, स्ट्रेस है, सेक्स है, इन सब को रेगुलेट करने में हेल्प करती है अपनी एड्रेनल ग्लैंड, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, 4S ग्लैंड है वो भी इसको बोला जाता। चलिए बेटा अब अपन बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन की। हाइपोसिक्रेशन का मैंने आपको शुरू से मैं आपको बता रही हूँ, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो हाइपोसिक्रेशन का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपकी एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का जो है वो सिक्रेशन क्या हो जाए बेटा, लेस सिक्रेशन हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन बोला जाएगा। तो हाइपर सिक्रेशन के कारण केवल आपको एक ही डिजीज पढ़नी है, और उस डिजीज का नाम जो है वो क्या है बेटा, एडिशन डिजीज उसको बोला जाएगा। तो याद रखिए एडिशन डिजीज है वो क्या है, होती है हाइपोसिक्रेशन या लेस सिक्रेशन के कारण होती है, किसके अंदर, वुमन के अंदर। तो ये जो डिजीज है इसके अंदर होता क्या है, आपको पता है कि बेटा अगर ये जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो रिलीज हो रहा था एड्रेनल ग्लैंड के कहाँ से, यानी ये मान लो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, और एड्रेनल ग्लैंड का कौन सा जो पेरिफेरल पार्ट है उसको आप क्या बोल रहे हो, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से बाहर से रिलीज हो रहा था कौन सा बेटा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। और ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को मैंने आपको बताया था कि सोडियम और जो क्लोराइड आयन है उनको तो ये क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, और पोटेशियम आयन है उनको क्या करता है बेटा, एक्सक्रीट कराने में या रिलीज करने में हेल्प करता है, ये आपको मैंने बताया था। तो अब अपन बात करें, मान लो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन क्या हो चुका है, हाइपो या लेस सिक्रेशन हो चुका है, तो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा बेटा, कम हो पाएगा, और पोटेशियम आपकी बॉडी से जो है वो उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर अगर इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका जो यूरिन है, यूरिन के साथ में क्या होगा बेटा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा बॉडी से आपके रिलीज हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो आ जाएगी। तो याद रखिए डिहाइड्रेशन यानी वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो आ जाएगी। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका जो बीपी है वो क्या हो जाता है बेटा, लो हो जाता है, और बीपी लो होते ही क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा, यानी आपकी बॉडी की हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, और वीकनेस आएगी और साथ में क्या हो जाती है बेटा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और वॉमिटिंग स्टार्ट होने के साथ साथ ब्लड की कमी यानी एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, और डायरिया हो सकता है, और आपकी स्किन है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, बहुत ही लेस या डल हो जाती है, ब्रॉन्जी हो जाती है, और ऐसी जो डिजीज है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन है डिजीज बोलते हैं। तो इसी तरह से अपनी बॉडी को देखिए, वीकनेस, वॉमिटिंग, एनीमिया, बीपी को कंट्रोल करना, डिहाइड्रेशन से बचाना, इतने सारे काम कर रही है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको लाइफ सेविंग, जो अभी मैं बता रही थी आपको, क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को, लाइफ सेविंग ग्लैंड बोला जाता है, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है उसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी अपन बोल सकते हैं। अब अपन जो दूसरे नंबर पे अपन चल रहे हैं बेटा, इसके अंदर हाइपर सिक्रेशन पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो हाइपर सिक्रेशन जो होता है इसका मीनिंग मैंने बताया है आपको बार बार, हाइपर मतलब मोर सिक्रेशन होता है। मान लो कि आपकी एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की अमाउंट नॉर्मल से क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, 3-4 टाइप की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो जिनको 1 बाय 1 करके अपन चलते हैं बेटा, कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स होने वाली है उसका नाम क्या है बेटा, कौन से डिजीज पढ़ेंगे अपन। तो कौन सा डिजीज एक्चुअल में है क्या, ये जो डिजीज होती है इसके अंदर हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा किसका, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे बेटा, जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, इसका क्या हो चुका है, हाइपर सिक्रेशन है, तो सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको पता है सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो जितने भी सोडियम और क्लोराइड आयन है उनको तो क्या कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सारी की सारा पूर्ण यानी कम्प्लीटली। लेकिन पोटेशियम आयन है इनका भी क्या होगा, एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा बेटा, कम्प्लीटली हो जाता है अपनी बॉडी
बॉडी से, और इससे अपनी बॉडी के अंदर क्या होगा कि सोडियम और पोटेशियम जो आयंस होते हैं इनका बैलेंस क्या हो जाता है बेटा, यानी ये दोनों की इम्बैलेंस हो जाएंगी, इनकी बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका नर्वस सिस्टम है वो पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, और नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं करेगा तो आपकी जो नर्व है वो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगी, और आपके अंदर क्या हो सकती है, पैरालिसिस की कंडीशन भी आ सकती है। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, यानी पैरालिसिस की जो कंडीशन है उसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा डिजीज बोला जाएगा। इसके बाद में अपन सेकंड नंबर पे आते हैं, जो डिजीज़ का नाम क्या है बेटा, कुशिंग डिजीज इसको बोला जाएगा। तो ये जो कुशिंग डिजीज है इसके अंदर भी क्या है, हाइपर सिक्रेशन से होने वाली प्रॉब्लम है ये भी, और इसके अंदर होने क्या वाला है कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम और वाटर का डिपोजिशन है वो बॉडी के अंदर, यानी ये बिल्कुल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, इसी के क्या होता है, इसी के आगे की कंडीशन है बेटा एक तरह से, कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन है वो क्या हो जा रहा है, हाई हो रहा है, कि जिससे आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, सोडियम आयंस है और क्लोराइड आयन है, इनका रीअब्जॉर्प्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो चुका है। तो ये क्या करेंगे, ये सोडियम और क्लोराइड आयन है वो कहाँ चले जाते हैं, तो लीवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और लीवर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और लीवर के साथ साथ वहाँ से क्या कहाँ चले जाते हैं, ये जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसको साइज़ को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, यानी आदमी को क्या है, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मोटापे की कंडीशन आ जाती है। और जो अपनी बोन्स होती हैं, और ये जो अपनी बोन्स हैं, बोन्स के अलावा अपनी जो स्किन होती है इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाएगी स्किन, यानी बोन्स और स्किन है इनकी क्या होती है बेटा, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, और एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी तो इससे आपको पता है कि कई चीज़ों की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो कुशन लाइक बॉडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आदमी मोटा हो जाता है, स्किन बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। तो कुशन जैसे आरामदायक सोफ़ा पे जैसे अपन काम लेते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या बोला गया है, कुशिंग डिजीज है वो नाम दिया गया है। अब अपन आते हैं बेटा थर्ड डिजीज पर, जिसका नाम क्या है, हिर्सू, जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं, जिसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हिर्सुटिज्म जो डिजीज होती है इसके अंदर क्या होता है कि एड्रेनलिन हार्मोन होता है, मेडुला वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका हाइपर सिक्रेशन, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या होता है कि बेटा जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो फीमेल के अंदर क्या आने लगते हैं बेटा, मेल के करेक्टर आने स्टार्ट हो जाते हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, सेक्स करेक्टर हैं वो मेल की तरह उनकी आवाज़ हो जाती है, और फीमेल के अंदर स्टेरिलिटी आ जाएगी, और ऐसी फीमेल को अपन क्या बोलते हैं, हिर्सुटिज्म बोला जाएगा। इसके बाद दूसरा जो अपन बात करते हैं वो कौन सा है बेटा, यानी गायनेकोनेस्टिया है, और गायनेकोनेस्टिया जो डिजीज होती है ये बिल्कुल हिर्सुटिज्म का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हाइपर सिक्रेशन जब हो जाएगा मेडुलर पार्ट का, तो इसके अंदर क्या होगा कि फीमेल के अंदर जो मेल होता है, मेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, फीमेल की तरह, जो फीमेल की तरह क्या होती हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उन मेमोरी ग्लैंड की साइज़ क्या हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी मेल के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो फीमेल की तरह क्या है, ग्रोथ कर जाती हैं, और ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल सूडो बाइसेक्सुअलिटी भी बोला जाएगा, यानी इसको एक वर्ड दिया जाता है बेटा, फीमेल सूडो बाइसेक्सुअलिटी इसको बोला जाता है। मतलब ये है क्या, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये बाइसेक्सुअलिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये ना तो मेल की तरह बिहेव करते हैं ना ही ये फीमेल की तरह बिहेव करेंगे। अब पाँचवें जो नंबर पे आ रही है डिजीज, उसका नाम क्या है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओडिमा बोला जाएगा। तो ये ओडिमा है, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि जब एकदम से क्या होगा कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम आयन के अमाउंट्स भी क्या हो जाएगी, अपनी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन के कारण बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और हाई होने से जो बीपी होता है वो भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और बॉडी पे क्या आ जाती है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ओडिमा बोला जाता है। चलिए बेटा लास्ट जो ग्लैंड है अपनी वो कौन सी है, गोनाडल ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो गोनाडल ग्लैंड के नाम से आपको बता रहे, ये जो टॉपिक है अपन हर चैप्टर में पढ़ते हैं, जिनको पहले मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी पढ़ा चुकी हूँ, आगे जो आएगा अपना उसमें भी अपन ये टॉपिक है वो बार बार पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो आपको पता है कि गोनाडल ग्लैंड क्या है, मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती हैं, जैसे आप पढ़ चुकी हो, मेल के अंदर तो क्या होती है, वन पेयर है टेस्टिज होते हैं, और जो फीमेल होता है उस फीमेल के अंदर क्या होती है, वन पेयर है ओवरी होती हैं। तो इनके अगर स्ट्रक्चर पे तो आपको भी जाना नहीं है, केवल इनके एंडोक्राइन बिहेवियर की तरफ जाना है आपको। तो टेस्टिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स बोलते हैं, या कई बुक्स के अंदर इसको क्या लिखा जाता है, इंटरस्टिटियल सेल्स भी इसको बोला जाएगा। तो ये इंटरस्टिटियल सेल्स या लेडिंग सेल्स क्या करती हैं,
एक मेल हार्मोन का सीक्रेशन करेंगी जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बोला जाएगा। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करता है, मेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं उन सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है होगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं किसकी, फीमेल के अंदर ओवरी की, तो फीमेल की जो ओवरी होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं बेटा जिनको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। तो फॉलिकल सेल्स के थ्रू रिलीज होने वाला जो हार्मोन होता है वो दो होते हैं, एक तो होता है इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होगा और दूसरा जो हार्मोन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बोला जाएगा। इसके अलावा एक और क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद में फॉलिकल सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती हैं एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में और उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस है ल्यूटियम बोलेंगे। और ये कार्पस ल्यूटियम होती है, इसके थ्रू रिलीज होने वाला एक और हार्मोन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन बोला जाता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इनका तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर या पबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल के अंदर उसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया वगैरह है उनकी ग्रोथ के लिए, और जिन मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और में जो मिल गया वॉइस की, जो फीमेल की वॉइस होती है उसकी पिच को रिड्यूस कर देती हैं, उसको बहुत ज़्यादा शार्प बना देती हैं। और इसी के अलावा अपन देखें तो इनके थ्रू क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करता है, यानी डिलीवरी के टाइम हेल्प करेगा। जो प्यूबिस सिम्फाइसिस नाम का जॉइंट होता है पेल्विक गडल के पास, उसको ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और ये क्या करेगा, यानी जो चाइल्ड के बर्थ के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक है अपन बार बार पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है वो लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप इस आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।